बच्चों मैं हूं एक सोच में, एक विचार है मेरे पास, जो विचार बड़ा समझदारी का विचार है, थोड़ा सोचने लायक विचार है। विचार क्या है, ध्यान से सुनिएगा कि यार दो पिंड हैं, एक का द्रव्यमान m1 है, दूसरे का द्रव्यमान m2 है। ये दोनों अनंत दूरी पे रखे हैं। सबसे पहली बात जो दिमाग में आती है, अगर ये अनंत दूरी पे रखे हैं तो इनके बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण का बल तो होगा उस समय शून्य। यानी कि ये पिंड एक दूसरे से अलग अलग क्षेत्र पर हैं, यानी कि इनके क्षेत्र आपस में एक अन्योन्य क्रिया यानी कि म्यूचुअल इंटरेक्शन नहीं दे रहे हैं। आप बात समझे? लेकिन व्हाट विल हैपन, तब क्या होगा जब इसमें से एक पिंड दूसरे के क्षेत्र में आ जाएगा, यानी कि दोनों पिंडों के क्षेत्र आपस में इंटरेक्ट कर जाएंगे। तब मान लेते हैं कि हल्का सा ये दूरी पे आया, यानी कि ये इस तरीके से आया कि m1 और m2 के क्षेत्र, या हम कह सकते हैं कि m2 जो है m1 के क्षेत्र में आ गया और m1 जो है m2 के क्षेत्र में आ गया, तो एक दूसरे के ऊपर ये लगाने लगेंगे आकर्षण का बल। बात बिल्कुल सही है। अगर ये आकर्षण का बल लगाने लगेंगे, केवल गुरुत्वाकर्षण के बल के अलावा कोई बल अगर और उपस्थित नहीं हो, तो यानी कि हो क्या रहा होगा, m2 को m1 अपनी तरफ खींच रहा होगा और m1 खींच रहा होगा m2 से। ठीक, यानी कि बल के प्रभाव से इसमें त्वरण आएगा, और अगर त्वरण आएगा तो निश्चित तौर पर इस पे a एक्सेलरेशन इधर की तरफ आएगा, इस पे a एक्सेलरेशन क्या सेम होंगे? नहीं होंगे। बल समान है क्योंकि द्रव्यमान अलग अलग है, तो इसका a1 एक्सेलरेशन, इसका a2 एक्सेलरेशन आएगा और इन दोनों के पास कुछ ना कुछ वेग होगा जो परिवर्तित हो रहा होगा। बात ध्यान से समझने की यहां से स्टार्ट होती है। जब ये दूर रखे थे तो ये स्थिर थे, तब उस समय बस v जो वेग था शून्य था और शून्य से ये v वेग में आना चालू हुए। यानी कि अगर मैं कहूं तो इनिशियल कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी 0 थी, फाइनल कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर हो गई। तो सवाल एक सीधा सा है कि ये एनर्जी आई कहां से? सोचने की बात है भाई। हमने पढ़ा था कि ना तो ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है, ना ही नष्ट की जा सकती है। तो ये ऊर्जा कहां से आ रही है? सवाल ये है कि ऊर्जा आ कहां से रही है। यानी कि ऊर्जा का एक फॉर्म से, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है, रूपांतरण होता है। तो आखिर ये ऊर्जा कहां से आई, ये सोचने की बात है बच्चों। कहां से आई? तो यानी कि कोई ना कोई ऊर्जा तो, किसी ना किसी ऊर्जा का ह्रास हो रहा होगा, कमी हो रही होगी, और कोई तभी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। यानी कि किसी ऊर्जा में कमी हो रही होगी तभी ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। अब ये ऊर्जा कैसे थी, वो कौन सी ऊर्जा है, इसके बारे में सोचना चाहते हैं। तो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आखिर ये इसमें एनर्जी हम कैसे कह सकते हैं भाई, जब थोड़ी दूरी पर ही रखे थे या फिर एक दूसरे के क्षेत्र में रखे थे तो इसके अंदर चलने की क्षमता थी, कार्य करने की क्षमता थी। तो इसलिए हम कहेंगे कि इस कॉन्फ़िगरेशन में, इस विन्यास में, इस सिस्टम में, इस निकाय में कार्य करने की क्षमता है। वो किस वजह से है? आखिर वो किस वजह से वो क्षमता आ रही है इसके अंदर? इसकी स्थिति के कारण आ रही है। यानी कि ये दोनों पिंड जो एक दूसरे के क्षेत्र में रखे हुए हैं, इनकी स्थितियां हैं। अगर ये अनंत पे रखे होते तो स्थिति नहीं होती। तो हम कहते थे भाई इसमें कोई कार्य करने की क्षमता नहीं है, क्योंकि अनंत पे इन दोनों पे लगने वाला गुरुत्वाकर्षण का बल तो शून्य होने वाला था। तो यहां पर भी यही बात है कि इनकी स्थिति की वजह से इनके अंदर ऊर्जा संचित है। अब वही ऊर्जा की कमी हो रही है, जैसे जैसे ये एक दूसरे के पास आ रहे हैं वैसे वैसे उस ऊर्जा की कमी हो रही है, और वो ऊर्जा कम होकर कन्वर्ट हो रही है, तो वो एक ही चीज में हो रही है, वो है काइनेटिक एनर्जी। तो ये पॉइंट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो यहां पर हम कहते हैं कि जो ये दो कण थे एक दूसरे से किसी स्थिति पे थे, इनकी स्थिति के कारण इनके अंदर ऊर्जा संचित थी, और वही जो ऊर्जा है वो अपनी कौन सी ऊर्जा कहलाई भाई? किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से थी, गुरुत्वीय क्षेत्र की वजह से थी। तो इसलिए इस ऊर्जा को कहा गया, पहली बात तो ये स्थितिज ऊर्जा थी, तो और किसकी वजह से थी? गुरुत्वीय क्षेत्र की वजह से, इसलिए इसको कहा गया गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। अब ये अभी तक तो डिस्कशन में मुझे बेटा मैंने आपको ये बताया है कि कौन सी ऊर्जा संचित है और क्यों उसका नाम ये दिया गया। अब मैं बताऊंगा इसका मान कैसे देखा गया, इसका मान होता कितना है, ये पॉइंट भी डिस्कशन का है।
अब मान निकालना था, कैसे निकालें, कैसे सोचें? तो थोड़े से पैरामीटर देख लेते हैं कि हमें पता है कि आपका जो गुरुत्वीय बल है, ये आपका गुरुत्वीय बल एक संरक्षी बल है, ठीक है। और जब किसी वस्तु पर केवल, या हम कहें केवल निकाय पर आपके संरक्षी बल लग रहे होते हैं, तो उस परिस्थिति में उस निकाय की जो यांत्रिक ऊर्जा है वो संरक्षित रहती है, ठीक। तो यांत्रिक ऊर्जा क्या रहती है? संरक्षित रहती है। तो ऐसी परिस्थिति में डेल्टा यू प्लस डेल्टा के इज इक्वल टू 0 होता है। यही बात है ना भाई, गुरुत्वीय बल आपका तो संरक्षी बल है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये डेल्टा यू बराबर माइनस का डेल्टा के ई हो गया, या ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा के ई बराबर माइनस का डेल्टा यू। वही बात निकल के आ रही है कि जितना गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में कमी हुई, ये भाई क्या है, निगेटिव साइन क्या बता रहा है, कमी हुई, उतना ही आपकी काइनेटिक एनर्जी में बढ़ोतरी हुई। बात बिल्कुल ठीक है। अगर मैं मान लीजिए, अभी तो ये कैसा है, त्वरित है ना, त्वरित मोशन है। अगर मैं क्या करूं, इस तरीके से लेके आऊं कि अगर मैं एक पिंड को स्थिर रखूं, एक पिंड को कैसे रखूं, स्थिर, फिक्स कर लिया, और दूसरे पिंड को इस तरीके से धीरे धीरे लेके आऊं कि इसकी हमेशा वेग समान रहे। बात को समझिएगा। अब मैं कर क्या रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए किताबों में पढ़ लेंगे आप, डेफिनेशन याद कर लेंगे, उससे काम नहीं बनता। डेफिनेशन कैसे आई, इस बात को सोचने में मजा है, तो डेफिनेशन पे आऊंगा मैं, लेकिन उससे पहले आप समझिए कि बात कहना क्या चाहते हैं। तो मैंने क्या करा, इस पिंड को तो स्थिर रखा, इस पिंड को m1 को स्थिर रखा, m2 को अब मैं लेके आ रहा हूं, यानी कि मैं एक्सटर्नल एजेंट हूं, मैं बाह्य कारक हूं, जो इस तरीके से ला रहा हूं कि इसका वेग समान रहे, इसका वेग समान रहे। चूंकि इसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में भी परिवर्तन हो रहा है। तो मैं भी कुछ काम कर रहा हूं भाई, मुझे क्या काम करना पड़ रहा है, मैं इधर की तरफ बल, ये इधर गुरुत्वाकर्षण ऐसे खींच रहा है, मैं इधर की तरफ बल लगा रहा हूं, मैं इधर की तरफ बल लगा रहा हूं, क्योंकि वेग मुझे समान रखना है। तो जितना ये इधर खींच रहा है उतना ही मैं इधर बल लगा रहा हूं, तभी इसका कुल जो आपका बल होगा वो शून्य होगा। उस परिस्थिति में इसका कुल त्वरण शून्य होगा, और अगर कुल त्वरण शून्य होगा तो वेग एक नियत रहेगा। तो ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो डेल्टा के ही तो 0 हो जाएगा। इस परिस्थिति में देखो मैंने क्या बताया कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, जो कि नॉन कंजर्वेटिव यानी कि असंरक्षी बल होता है, बराबर होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा के। ये सेकंड केस की बात कर रहा हूं, जब एक एक्सटर्नल एजेंट काम कर रहा है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैंने m1 को स्टेशनरी रखा, और m2 को इस तरीके से ला रहा हूं कि m2 बहुत धीरे धीरे आ रहा है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है, बहुत धीरे धीरे आ रहा है। और कैसा आ रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है। अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है, तो इस परिस्थिति में F एक्सटर्नल, यानी कि जो मैं बल लगा रहा हूं वो बराबर होना चाहिए कौन से, ग्रेविटेशनल फोर्स के। तभी भाई कुल जो आपका बल है वो क्या होगा, परिमाण में बराबर। और देखो ये विपरीत है ना, F एक्सटर्नल, अरे 2 बार ये ग्रेविटी हो गया, तो ये एक दूसरे को मार दे रहे हैं, तो इसका कुल बल शून्य हो जा रहा है। और अगर कुल बल शून्य है तो A 0 है, और A 0 है तो V कांस्टेंट है। बात एकदम स्पष्ट, बोलिए भाई, आगे सुनिए। तो अगर ये जो है V कांस्टेंट है, तो डेल्टा के 0, डेल्टा के 0, यस और नो, डेल्टा के तो 0 हो गया, काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, 0 हो गई। तो जो ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है, ये बराबर होगा डेल्टा यू, और डेल्टा यू बराबर क्या है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ये है डेल्टा यू आपका। अब यानी कि अब आप ध्यान से समझें, तो अब यार एक बात सोचो, जब ये अनंत पे था तो एक दूसरे से बहुत दूर था, तब F आपका G 0 था, तो उस समय इसके अंदर कोई स्थितिज ऊर्जा होगी, 0 स्थितिज ऊर्जा, 0। और जब ये धीरे धीरे यानी कि अनंत पे था, तब हम क्या कहेंगे, स्थितिज ऊर्जा
जीरो है और धीरे धीरे इधर की तरफ आ रही है, तो स्थितिज ऊर्जा में कमी हो रही है, यानी कि स्थितिज ऊर्जा यानी है आपकी नेगेटिव। जब मैंने आपको ये साम्य अवस्था पढ़ाई थी तो मैंने बताया भी था कि जब आपका बल आकर्षण का होता है तो उस समय स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक आती है। ठीक बात है भाई। अब यानी कि आपकी फाइनल जो है, यू इनिशियल तो जीरो है और यू फाइनल जो है वो मैंने कह दी यू, तो ये बराबर किसके होगी? ये यू बराबर आएगी डब्ल्यू एक्सटर्नल के। तो बस यही बात है कि परिभाषा किस तरीके से दी है, इस बात को समझ लेते हैं कि किसी, देखिए ध्यान से समझिएगा, एक पिंड को अनंत से हम लेके आ रहे हैं, कैसे ला रहे हैं? बहुत धीरे धीरे ला रहे हैं, यानी कि v कांस्टेंट में ला रहे हैं। गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु P तक, गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु P तक लाने में किया गया बाह्य कारक द्वारा कार्य बराबर होता है उस बिंदु पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के। आ गई परिभाषा। तो यही है इसकी परिभाषा। अब इसके ऊपर एक बेस्ड डेरिवेशन आता है, और ये डेरिवेशन, इसका सूत्र क्या होता है, क्या मान होता है, ये डेरिवेशन आपके स्कूल एग्जाम में बहुत पूछा जाता है और बहुत आसान है अगर एक बार समझ गए। इतनी थ्योरी जो समझाई है, मैं ये देखो, मैं बच्चे ऐसे भी कर सकता था आप लोगों के लिए कि यार जो डेफिनेशन है वो पढ़ाई और फिर डेरिवेशन करा दिया, यानी कि परिभाषा जो थी वो कराई और उसका निगमन करा दिया। लेकिन मजा वैसे नहीं आएगा। मजा तो तब आएगा जब आप ये सोचे कि शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो शुरुआत कहाँ से होती है, अगर ये पता होता है तो अंत कहाँ ले जाना है वो तो आप लोग जानते ही हो, एक्सपर्ट हो। होता है ना कि फॉर्मूला पता है तो प्रूफ तो कर ही देंगे, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर हमें अच्छे से चीजों को समझ समझ के चलना है। हमें उन तरीके का इस्तेमाल नहीं करना जो चला आ रहा है, भेड़ चाल में नहीं जाना है। जो भेड़ चाल में गया, जो भीड़ में गया, वो भाड़ में गया। तो इसलिए आप समझें कि डेरिवेशन कैसे सोचा गया, कैसे मतलब इसकी एक विचारधारा है। अब डेरिवेशन के पार्ट पे आते हैं तो इसको मैं रब कर देता हूं और आप फिर डेफिनेशन इधर आ जाएगी, आप वो लिख लीजिएगा और उसके बाद हम डेरिवेशन देखेंगे। अब बच्चों देखो, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा क्या बनती है। तो आपके गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु P पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान जो होता है अनंत से, कहां से? अनंत से किसी द्रव्यमान को हम लेके आ रहे हैं। किस तरीके से ला रहे हैं? बहुत धीरे धीरे लाने में किया गया बाह्य कारक द्वारा कार्य बराबर होता है उस बिंदु पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि अनंत से जो आपके लाने में, किसी बिंदु द्रव्यमान को लाने में जो किया गया कार्य है वो संचित हो जाता है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में। अब देखिए, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा आपकी दो तरीके की होती है। पहली आपकी ऊर्जा कहलाती है अन्योन्य आपकी ऊर्जा या अन्योन्य गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। ये क्या है जानेंगे, सब जानेंगे। दूसरी होती है स्व गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये भी देख लेते हैं। और क्या है आपकी ये इंट्रैक्शनल एनर्जी, जिसे हम कहते हैं अन्योन्य ऊर्जा। और दूसरी आती है आपकी सेल्फ एनर्जी, जिसे हम कहते हैं स्व ऊर्जा। कैसे है दोनों का मतलब थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो देखो बच्चों, मान लो अगर मैं कहूं एक बिंदु द्रव्यमान है। कैसा द्रव्यमान है? बिंदु द्रव्यमान जिसका मास m1 है। और यहां पर जो है ये दूसरा बिंदु, बिंदु याद रखिएगा, मैं यहां पर शब्द बार बार बिंदु बोल रहा हूं। तो बिंदु द्रव्यमान है, यानी कि आप ये मान सकते हैं कि इसकी जो आकृति है वो शून्य है, नगण्य है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में r दूरी है। अभी मैं कहता हूं कि ये रेस्ट पर है, किसी तरीके से हमने रोक रखा है, लेकिन इनके ऊपर लग रहा होगा, आपस में बीच में लग रहा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, गुरुत्वीय आपका बल लग रहा होगा, गुरुत्वाकर्षण का बल लग रहा होगा। तो बच्चों यहां पर आपका अगर गुरुत्वाकर्षण का बल लग रहा है तो क्या इनके अंदर एक टेंडेंसी नहीं है चिपक जाने की, एक दूसरे से भिड़ जाने की? है या नहीं है इनके अंदर टेंडेंसी? इनके अंदर एक टेंडेंसी है बच्चों, इनके अंदर एक प्रकृति है कि ये वापस अपनी बीच की दूरी जो है इसे न्यूनतम करें। समझे? इनके अंदर ये प्रकृति है।
तो इनके अंदर एक कार्य करने की क्षमता है, तो इनके अंदर एक ऊर्जा संचित है। ये ऊर्जा कैसे आई? अगर मैं कहूं कि ये द्रव्यमान हटा दूं मैं, तो क्या इसके अंदर क्षमता होगी? अगर ये एकदम ब्रह्मांड में विलगित कर दिया जाए, यानी कि आइसोलेट कर दिया जाए, तो क्या इसके अंदर ये क्षमता होगी? क्या ये अपनी स्थिति से कहीं परिवर्तित हो सकता है? तब तो नहीं है। या मैं कहूं कि M2 को रहने दूं, मैं M1 को हटा दूं, तो क्या इस M2 में ये क्षमता है कि ये अपनी स्थिति स्वयं से परिवर्तित कर ले, कोई और कुछ ना है, यानी कि इसके अंदर कहीं से गतिज ऊर्जा फिर से आ जाए, या इसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाए? नहीं है ना। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि क्या गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा एक पिंड की होती है, या फिर दो पिंडों के बीच में ये आपस में साझा की जा रही है? भाई M2 के अकेला है, नहीं आएगी जी। M1 जब आया तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा हुई। अब ये गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा ना तो M1 की है, ना ही ये M2 की है, ये इन दोनों की है, आपस में साझेदारी है। हम कह सकते हैं कि अगर हम इसे मान लें कि एक निकाय है, तो हम कह सकते हैं इस निकाय की है, लेकिन ये नहीं कह सकता कि M1 की। अगर कोई आपसे कहे कि भाई M1 की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा बताए, तो ये सवाल ही गलत है। अच्छा, ये गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा आई कैसे? इन दोनों के जो गुरुत्वीय क्षेत्र थे, ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं। आम भाषा में बोल सकते हैं, या मैं शुद्ध हिंदी में बोलूं तो इनका अन्योन्य जो है आपकी प्रक्रिया होती है, म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है। तो यहाँ पे इनका इंटरेक्शन होता है, जिसकी वजह से ये गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा आती है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये अपने सिलेबस से बाहर की बातें हो जाएंगी फिर। ठीक है, तो यहां पर इनकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा आती है। अब ये जो कहलाती है आपकी, ये इन दोनों के इंटरेक्शन से आ रही है। ये किसके आ रही है? इन दोनों के इंटरेक्शन से आ रही है। तो इस ऊर्जा को कहा गया अन्योन्य गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, अर्थात इंटरेक्शनल ग्रेविटेशनल एनर्जी। अन्योन्य गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो पहले तो ये हो गई स्थितिज ऊर्जा। ठीक है बेटे, ये आपको जल्दी टॉपिक मिलेगा नहीं बेटा, ये कहलाएगा इंटरेक्शनल ग्रेविटेशनल एनर्जी। ग्रेविटेशनल एनर्जी, ठीक है बेटा। और दूसरी जो है, अब आप देखिए, एक ठोस गोला है। अब हम अगर बात करें कि पृथ्वी कैसे बनी होगी, पृथ्वी का मान लेते जब ब्रह्मांड में एक विस्फोट हुआ होगा, ठीक, तो क्या हुआ होगा? एक बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा होगा। अब क्या हुआ होगा? इस बड़े के पत्थर के टुकड़े ने क्या किया होगा? आसपास के जो और छोटे छोटे टुकड़े, उन पे क्या लगाया होगा? उन पे लगाया होगा गुरुत्वाकर्षण का बल, वो आके इससे चिपक गए। ठीक, फिर ये द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान बढ़ गया, और अगर ये कुल द्रव्यमान बढ़ गया तो इसने और वाले आसपास के पे लगाया, वो और चिपक गए, और आसपास वाले पे लगाया, वो और चिपक गए। तो क्या हो गया? इस तरीके से पृथ्वी का निर्माण हुआ। समझ में आती है बात? तो क्या कहीं ना कहीं इस कार्य में, कहीं ना कहीं इस कार्य में खोई गई, अगर कमी हुई तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की कमी हुई, जो इनके बीच में इंटरेक्शनल एनर्जी थी। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी चीज के बनने में, भाई यहां पे तो बिंदु द्रव्यमान है, यहां पर तो शेप मतलब ही नहीं है, लेकिन अगर मैं ठोस गोले की बात करूं तो ये छोटे छोटे कणों से मिलके बना है। तो ये छोटे छोटे ठोस जो कण थे, उनको बनने में कुछ ना कुछ गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का ह्रास हुआ होगा, नहीं हुआ होगा? मैं कहता हूं कि अगर मान लो पृथ्वी इस स्टेज पे पहुंच चुकी है, तो एक अनंत से कण आ रहा है, इस पे ये बल लगा रही है, और ये आके यहाँ पे मान लो चिपका है, तो इसमें कहीं ना कहीं आके टकराया होगा, कोलिजन हुआ होगा। तो अगर ऐसा हुआ तो बच्चे यहां पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का ह्रास हुआ, कमी हुई। तो ये गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहां गई? ये संचित हो गई, सेल्फ एनर्जी। ठीक है, ये आपकी किस में है? सेल्फ एनर्जी में है। इस बात का मतलब ये बनता है कि अगर मैं इतनी एनर्जी जो इसमें है, जो निगेटिव होगी, इतनी एनर्जी दे दूं, ये सारे पिंड एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, एक दूसरे से दूर दूर चले जाएंगे, अनंत पे हो जाएंगे।
ठीक। तो ये आपकी कहलाती है स्व ऊर्जा, सेल्फ एनर्जी। इसे हम कहते हैं स्वगुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा यानी कि सेल्फ एनर्जी। लिख लेते हैं इस बात को, कॉपी पे लिखते रहिएगा यार। देखो लिखोगे तो चीजें आपको याद रहेंगी और अच्छे से लंबे समय तक टिकी रहेंगी दिमाग में। स्वगुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, और आंग्ल भाषा में क्या लिखोगे, सेल्फ एनर्जी। सिंपल, ज्यादा लंबा नहीं लिखते, सेल्फ एनर्जी हो गई है। तो किसी पिंड के बनने में जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का ह्रास हुआ यानी कि निकल गई, वही है आपकी सेल्फ एनर्जी। ठीक है, वो भी देखेंगे, ये भी देखना है ये किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है। अब सबसे पहले जो आपके स्कूल में डेरिवेशन पूछा जाता है, वो डेरिवेशन बच्चों अगर पूछा जाता है, वो पूछा जाता है आपका इंटरेक्शनल एनर्जी पे। और ज्यादातर हमें बातचीत जो करनी है वो इसी इंटरेक्शनल एनर्जी यानी कि अन्योन्य गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की बात करनी है। यानी कि दो बिंदु द्रव्यमान हैं, इनके बीच में संचित गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा, ये देखना चाहते हैं। तो इस डेरिवेशन पे आते हैं, जब तक इसे नोट करिए। तो बच्चों अब इसके निगमन को देखते हैं, इसके डेरिवेशन को देखते हैं कि किस तरीके से डेरिवेशन किया जाता है। तो देखिए, आपको पता है कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होती है कि अनंत से आपका कोई पिंड, हम कहते हैं जिसका द्रव्यमान m2 है, लाया जा रहा है और किसी बिंदु P तक। अब ये बिंदु P कहां पर स्थित है मैं आपको बताता हूं। देखो कहां से ला रहे हैं हम लोग, अनंत से ला रहे हैं। और कहां तक, मान लेते हैं ये कोई बिंदु P है, यहां तक लाए हैं, यहां तक। और ये बिंदु P जो है आपका r दूरी पर है, किससे, m1 से। m1 कैसा है, स्टेशनरी है, स्थिर द्रव्यमान है। तो आप क्या कर रहे हैं, अनंत से किसी m2 द्रव्यमान को, अनंत पे क्या थी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, वो थी 0। तो हम लिखेंगे u इनिशियल क्या है अनंत पे, 0। कोई भी इंटरेक्शन नहीं है ना, है ना। अब अनंत से कहां तक ला रहे हैं, हम P बिंदु तक ला रहे हैं, यहां पे लेके आ रहे हैं। तो यहां तक ये जो एक्सटर्नल एजेंट ने काम किया, ला कैसे रहे हैं, धीरे 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 स्लोली स्लोली ला रहे हैं। तो इसमें कोई एक्सटर्नल एजेंट में वर्क किया होगा, वो एक्सटर्नल एजेंट द्वारा किया गया कार्य बराबर होगा संचित स्थितिज ऊर्जा के, या संचित गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के। ठीक है, अब इस प्रोसेस में हम कहीं x पे पहुंचे, हम m1 जो पिंड है उससे x दूरी पर पहुंचे। इस x दूरी से dx पीछे लाने में, x दूरी से कहां लेके आए हैं, dx पीछे लाने में कुछ एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क किया होगा, ये एक्सटर्नल एजेंट का वर्क जो होगा वो होगा dw। और ये बराबर क्या होगा, F एक्सटर्नल डॉट dx वेक्टर। अगर आप देखें तो बच्चों यहां देखने को यह मिलता है कि एक्सटर्नल फोर्स तो इधर है और dx अंदर की तरफ है। तो क्या भाई, अगर मैं कहूं dx वेक्टर ये है, आपका एक्सटर्नल फोर्स ये है, तो क्या इनके बीच में 180 डिग्री का कोण है। और अगर मैं बात करूं a डॉट b की, तो ए बी कॉस थीटा होता है, और कॉस 180 का मान तो 0 या -1 होता है। तो यहां पर ये भी लिखा जा सकता है कि ये दिस इज माइनस एफ एक्सटर्नल इनटू, अब देखो यहां पर कैसा गुणन है, अदिश। तो ये कैसी राशि हो गई, अदिश राशि हो गई। अगर ये भी देखें कि अगर ये धीरे धीरे लाया जा रहा है, कैसा लाया जा रहा है, धीरे धीरे स्लोली स्लोली लाया जा रहा है, तो आपका जो ये है ना एफ एक्सटर्नल, ये बराबर होना चाहिए ग्रेविटेशनल फोर्स के, क्योंकि कैसे ला रहे हैं, स्लोली स्लोली ला रहे हैं। तो एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एफ ग्रेविटेशनल, और ग्रेविटेशनल फोर्स दो द्रव्यमान x दूरी पर हैं, तो जी m1 m2 बाई एक्स स्क्वायर हो जाता है। इस वैल्यू को यहां पे रख देते हैं, ये वैल्यू जब यहां रखी तो बराबर हुआ माइनस का जी m1 m2 और नीचे x स्क्वायर। ठीक, अब बच्चों साथ में dx है, लेकिन dx को आप एक ध्यान से देखेंगे, थोड़ा कैलकुलस का बात है यहाँ पे, कि जैसे जैसे आप इधर की तरफ बढ़ रहे हो वैसे वैसे x का मान घट रहा है। इधर की तरफ बढ़ रहे हो, x का मान घट रहा है, तो यहां पर आपको dx को निगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि x क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो dx क्या लेना पड़ेगा, हमें निगेटिव लेना पड़ेगा। तो dx अगर निगेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा जी m1 m2
बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो ये आपका dx जो होगा कैसा होगा, निगेटिव होगा। ठीक बात है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये आ गया आपका डी डब्ल्यू एक्सटर्नल। और ये जो एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क किया है, ये एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा किया गया जो कार्य है ना बच्चों, ये कार्य आपका जो होगा, ये कार्य संचित होगा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के। तो मैं लिख सकता हूं कि डी डब्ल्यू एक्सटर्नल बराबर होगा डी यू के। और du को अगर हम देखें तो यहां पे लिख देंगे du बराबर हो गया g m1 m2 बाई एक्स स्क्वायर dx। अब मैं देखता हूं कि यार जो परिभाषा थी अपने पास, परिभाषा ने तो ये कहा था ना कि अनंत से लाने में, और यहां पे हम देख रहे हैं dx लाने में, तो हमें अनंत से लाने में किया गया कार्य निकालना पड़ेगा। वैसे भी आपका जो गुरुत्वीय बल था वो कैसा बल था, गुरुत्वीय बल था आपका परिवर्ती बल था, x के साथ उसकी वैल्यू चेंज हो रही थी। तो हमें इंटीग्रेशन का वैसे भी यूज करना पड़ता है, क्योंकि जब मैंने आपको कार्य गतिज ऊर्जा या कार्य ऊर्जा शक्ति वाला पाठ पढ़ाया था, है ना, उस अध्याय को शुरू किया था, उस लेसन को शुरू किया था, तो वह मैंने डिस्कस किया था परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य जो है dw को इंटीग्रेट करके निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर भी यही करेंगे। तो यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा अपना वही प्यारा सा छोटा सा सांप जिसे आप लोग कहते हो इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन कहां से लगाएंगे, अनंत से ला रहे हो, कहां लेके आ रहे हो, आर बिंदु पे ला रहे हो, आर पे ला रहे हो। तो अब इसका इंटीग्रेशन करोगे, तो इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला है देखो, अगर याद हो तो मैंने आपको बताया था कि भाई अगर t या x की पावर n dx का इंटीग्रेशन होता है, ये हो जाता है x की पावर में एक जोड़ो उससे भाग दे दो, ये हो जाता है। तो यहां पर जो है n की वैल्यू, अच्छा ये शर्त भी होती है n इज मस्ट नॉट इक्वल टू -1, n -1 के बराबर नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां पर n की वैल्यू है -2, तो रख दो, ये हो जाएगा -2 + 1 -2 + 1, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 1/x। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का 1/x रख देते हैं भाई। तो ये देखो हमें क्या देखने को मिलता है, g m1 m2 इंटीग्रेशन हुआ जो कि आ गया माइनस का 1/x, और यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है लोअर लिमिट निचली सीमा, अपर लिमिट ऊपर की सीमा। तो ये बराबर हो गया g m1 m2, g m1 m2, और ये देखो लिखेंगे माइनस का 1/r माइनस का 1/∞। ठीक भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आर रखा फिर माइनस। अच्छा, 1/अनंत 1/∞ की वैल्यू क्या मानी जाती है, याद है, 0 मानते हैं, है ना। तो ये टर्म तो हो गया आपका 0, और देखो ये आ गया आपका g m1 m2/r, और ये आ गई गुरुत्वीय, साथ में ऋणात्मक चिन्ह। और देखो आपको देखने को मिल रहा होगा एक्सटर्नल एजेंट का वर्क निगेटिव था नहीं था, तो ये u भी निगेटिव आनी चाहिए, यानी कि अनंत पे इसकी जो ऊर्जा है वो अधिकतम थी, और यहां पर आने पर ये कम हो गई, घट गई, न्यूनतम हो गई। ठीक है, इसे नोट करिए जब तक। तो बच्चों नोट कर लिया आप लोगों ने। अब कुछ ना इंपॉर्टेंट बात देख लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट बात है। भाई क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिख रहा है, सबसे पहले तो ये नेगेटिव दिख रही है। नेगेटिव दिखने का मतलब ये है कि आपका जो ये बल है, ये आकर्षण का बल है। कौन सा भाई, आपका जो ये गुरुत्वीय स्थितिज, माफ कीजिएगा, गुरुत्वाकर्षण का जो बल है, ये आपका एक आकर्षण का बल है, इसलिए नेगेटिव आई। पहला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा बच्चों, मैं आपको फिर बता रहा हूं यही बात जो मैं पहले लेक्चर में भी कहता आ रहा हूं कि बात सिंपल सी इतनी सी है कि जैसे डेरिवेशन आपने यहां किया है, वैद्युत स्थैतिकी में भी सेम डेरिवेशन आप करोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सेम होगा। इसी तरीके से m1 m2 की जगह q1 q2 होंगे, g की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ रहा होगा, r ही रहेगा, और निगेटिव का साइन वहां पे नहीं होगा। तो ध्यान से समझिएगा, ये आपकी एनर्जी निगेटिव है। किसी सिस्टम की जितनी ज्यादा ऊर्जा, जितनी ऊर्जा कम होगी उतना वो ज्यादा स्टेबल होगा, यानी कि जितनी उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा आपका, वो सिस्टम स्टेबल होगा। थोड़ा सा इस पॉइंट से देखते हैं कि क्या समझ में आता है।
बेटा इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, माइनस साइन की बात नहीं कर रहा मैं किसकी बात कर रहा, ये ध्यान से देखना, ये जितनी वैल्यू ज्यादा होगी और फिर नेगेटिव लगा लो, ये उतना ही मिनिमम हो जाएगा। भाई इसको ऐसे समझो, क्या बड़ा, -33 बड़ा या -44 बड़ा, सीधी सी बात है -33 बड़ा है। तो 44 अगर अंक के मान से देखें बड़ा है, लेकिन नेगेटिव लगते ही क्या हो गया, मिनिमम हो गया, कम हो गया। तो यहां पर भी मैं यही बात कहना चाहता हूं कि ये इसका ये नेगेटिव साइन भूल जाओ, ये जितना ज्यादा होगा फिर नेगेटिव लगते ही यू उतना कम होता जाएगा। अब ये कितना ज्यादा हो सकता है, अगर दो दिए हुए द्रव्यमान है, आर को जितना कम करोगे उतना ज्यादा होता जाएगा और यू उतना कम होता जाएगा, क्योंकि ऋणात्मक चिन्ह है। तो देखो आर कब कम हो सकता है, जब इनकी दूरी आपस में कम हो रही हो। तो मैंने एक बात ये बताई थी कि कोई भी निकाय अपनी स्थितिज ऊर्जा को कम करने की कोशिश करता है, यहां से स्पष्ट हो रही है। तो इसका मतलब इस स्थितिज ऊर्जा जो संचित है इसमें कैसा बल आ रहा होगा, आकर्षण का बल आ रहा होगा, एक दूसरे के पास करीब आएंगे, आर तभी कम होगा, आर कम होगा ये मान ज्यादा होगा, ये मान ज्यादा होगा नेगेटिव साइन के साथ, यू का मान कम होता जाएगा। ठीक है, तो ये हमने देखी दो कणों के बीच में संचित कृत्तीय स्थितिज ऊर्जा जो कि ऋणात्मक आई। ठीक, बात क्लियर, एकदम स्पष्ट है। चलो अब ये एक कण की नहीं है, दोनों कणों के बीच में साझा की जा रही है और ये कुल निकाय की है। अब हम देखेंगे इसके बाद कि आपकी स्व एनर्जी, माफ कीजिएगा स्व ऊर्जा, सेल्फ एनर्जी क्या है उसको समझेंगे। अभी इन पॉइंट्स को नोट करिए और दूसरी बात ध्यान से सुनिए कि ये डेरिवेशन स्कूल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स में लिख लीजिएगा। ठीक है, बाकी बातचीत करते हैं इसके आगे, इसे नोट कर लीजिए।